हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्टडी मटेरियल। माय नेम इज़ आरती एंड आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं स्कोप, स्टेजेस एंड कंपोनेंट्स ऑफ द सप्लाई चेन मैनेजमेंट। तो हमने सप्लाई चेन मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा पिछली वीडियो में। सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या होते हैं, उसके एग्जांपल्स के बारे में, उसके फीचर्स के बारे में मैंने आपको बताया कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट को अच्छे से एक्सप्लेन किया। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो पहले वो वीडियो देखिए, तभी आपको ये टॉपिक समझ में आएगा कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट के स्टेजेस क्या हैं, स्कोप क्या है और कंपोनेंट्स क्या हैं। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो स्कोप है या कंपोनेंट है सप्लाई चेन मैनेजमेंट का, वो क्या है? प्लानिंग। हम कोई भी काम, मैनेजमेंट का कोई भी काम करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं? प्लानिंग करके चलते हैं। तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट का भी फर्स्ट स्टेज क्या रहती है? प्लानिंग। तो ये इंपॉर्टेंट स्टेज है बिफोर बिगनिंग द एंटायर सप्लाई चेन। कोई भी सप्लाई चेन स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं? उसकी स्ट्रेटेजी बनाते हैं कि हमें कैसे सप्लाई चेन को मैनेज करेंगे, किस कौन कौन से सप्लायर से रॉ मटेरियल परचेज करेंगे, कौन से सप्लायर को उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कितनी कॉस्ट पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और एंड कस्टमर तक हमारा प्रोडक्ट कितने रेट पे पहुंचना चाहिए। इन सब चीज़ों की प्लानिंग करके चलना सप्लाई चेन मैनेजमेंट में। ऐसी स्ट्रेटेजी बनाना कि हमारे लास्ट में क्या हो जाए, एंड कस्टमर तक कॉस्ट कम जाए, कम प्राइस पर जाए। और उनको कौन सी जगह पे वो जो प्रोडक्ट बनाए उसको किस जगह पे रखेंगे, वेयर हाउस करके रखेंगे और कितनी कॉस्ट में रखेंगे। तो इन सब चीज़ों की प्लानिंग करना क्या आता है? हमारी फर्स्ट स्टेज प्लानिंग के अंदर इन्वॉल्व होता है। तो प्लानिंग क्या है? दिस इज द इम्पोर्टेंट स्टेज बिफोर बिगनिंग ऑफ एंटायर सप्लाई चेन। इट इज एसेंशियल टू फाइनलाइज द स्ट्रेटेजी। ये सबसे ज़रूरी है कि हम उसके लिए क्या बनाए? सबसे पहले स्ट्रेटेजी बनाए एंड पुट दैम इनटू प्लेस। और उसको प्लेस कौन से प्लेस पे रखना है? इट इज़ इम्पोर्टेंट टू चेक द डिमांड। इसके लिए इम्पोर्टेंट क्या है कि हम डिमांड को चेक करें कि उस प्रोडक्ट की कितनी डिमांड है फॉर द प्रोडक्ट और सर्विसेज, और उसकी कॉस्ट क्या है। कॉस्ट के बाद हम चेक करेंगे कि उसका प्रॉफिट क्या है। अगर हमारी कॉस्ट इतनी आ रही है तो उसके ऊपर प्रॉफिट कितना होगा। मैन पावर यानी कि कितनी लेबरर लगेगी उसके ऊपर। इट इज़ डिफिकल्ट टू अचीव इफेक्टिव एंड लॉन्ग टर्म बेनिफिट विदाउट ए प्रॉपर प्लान और स्ट्रेटेजी। और ये हम बहुत डिफिकल्ट है बिना इफेक्टिव, अगर हमारी सप्लाई चेन अच्छी नहीं है, अगर हमारी स्ट्रेटेजी प्रॉपर नहीं है, तो हम बहुत मुश्किल है कि हम ऐसा जो प्रॉफिट चाहते हैं वो प्रॉफिट को अचीव कर सके, उस पॉइंट ऑफ व्यू पे, उस गोल पे को अचीव कर सके जो हमने सेटअप किया है। तो स्ट्रेटेजी सबसे पहले बनानी पड़ती है। तो उसके लिए हम स्ट्रेटेजी बनाने के लिए हम क्या करते हैं? प्लानिंग करते हैं। नेक्स्ट आता है सोर्स। सोर्स क्या है कि अब हमने प्लानिंग कर ली कि हाँ, हम ये प्रोडक्ट बनाएंगे, इतनी क्वांटिटी में बनाएंगे, इस तरह से इस सप्लायर से लेंगे और इस सप्लायर को सेल करेंगे, ये सप्लायर हमारा आगे एंड कस्टमर तक पहुंचाएगा, इतनी कॉस्ट पर पहुंचाएगा। ये तो हमने प्लानिंग कर ली। अब सोर्स की बात आती है। तो अब सोर्स कैसे, मतलब इस सोर्स में हम ये देखेंगे कि हम अपना किस सप्लायर से हम प्रोडक्ट को, रॉ मटेरियल को परचेज करेंगे और किस सप्लायर को हम सेल करेंगे, कितने प्राइस पे सेल करेंगे, कौन से वेयर हाउसेस के अंदर हम अपने प्रोडक्ट को रखेंगे। ये सारी चीज़ें हम किसके अंदर देखेंगे? सोर्स के अंदर देखेंगे। हेयर वी हैव टू सिलेक्ट द सप्लायर्स। यहाँ पर हम क्या करते हैं? सप्लायर्स को सिलेक्ट करते हैं हु विल डिलीवर द गुड्स एंड सर्विसेज, जो क्या करते हैं? डिलीवर करते हैं गुड्स और सर्विसेज को, सो दैट द फाइनल प्रोडक्शन में भी डन। जिसकी वजह से क्या होती है? फाइनल प्रोडक्शन क्या हो जाती है? डन हो जाती है। दिस इन्वॉल्व सेटिंग अ सेट ऑफ प्राइसिंग। इसके अंदर हम क्या करते हैं? प्राइस को सेट करते हैं। डिलीवरी एंड पेमेंट प्रोसेस। डिलीवरी किस वे से होगी, कौन से ट्रांसपोर्ट के मोड से होगी, उसको देखते हैं। पेमेंट प्रोसेस को, पेमेंट का प्रोसेस क्या रहेगा? क्रेडिट रहेगा, कैश रहेगा, या फिर फ़ोन पे ऑनलाइन पेमेंट रहेगी, किस वे से उसकी पेमेंट रहेगी विद द सप्लायर्स। इट ऑल्सो इंक्लूड्स द रिसीविंग, शिपमेंट एंड वेरीफाइंग देम एटसेट्रा। ये क्या इंक्लूड करता है? रिसीविंग गुड्स को किस वे से रिसीव करेंगे, कैसे कि उसकी शिपमेंट होगी और कैसे उसको हम वेरीफाई करेंगे। ये सारी चीज़ें किसके अंदर इंक्लूड होती है? हमारी सोर्स के अंदर। फिर अब सोर्स देख लिया कि हमने कैसे कैसे प्रोडक्ट को किस सप्लायर से लेना है, किस सप्लायर को बेचना है, ये सारी चीज़ें देख ली। उसका प्राइस क्या होगा। अब हम क्या करेंगे? अपनी थर्ड स्टेज पे आएंगे। फिर हम क्या करेंगे? प्रोडक्शन करना स्टार्ट करेंगे। अब प्रोडक्शन क्या है? नॉर्मल सी बात है, सबसे मेन प्रोसेस तो प्रोडक्शन ही है। अगर प्रोडक्शन होगी तभी तो हम कस्टमर को प्रोडक्ट पहुंचाएंगे और तभी तो हम प्रॉफिट अचीव करने के लायक होंगे। तो प्रोडक्शन क्या रहती है? हमारी इंपॉर्टेंट स्टेज होती है। तो प्रोडक्शन क्या है? प्रोडक्शन
इज वन अमंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द सिस्टम। तो ये क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है सिस्टम का? इट इन्वॉल्व्स मेकिंग शेड्यूल। ये क्या इन्वॉल्व करता है? शेड्यूल को बनाना फॉर द एक्टिविटीज नेसेसरी फॉर प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शन के लिए ज़रूरी है उनको टेस्ट करना, उनकी पैकेजिंग करना, उनको डिलीवर करना प्रोडक्ट्स को। दिस इज इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सप्लाई चेन। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है सप्लाई चेन का। हैज़ इट रिक्वायर मेजरमेंट ऑफ क्वालिटी लेवल, और ये क्या करता है? मेजरमेंट करता है किसका? क्वालिटी लेवल का, प्रोडक्शन आउटपुट का एंड प्रोडक्शन ऑफ लेबर। तो इन सब की रिक्वायरमेंट्स को मेजर करना किसके अंदर आता है? हमारे प्रोडक्शन के अंडर आता है। नेक्स्ट आता है लोकेशन। लोकेशन क्या? अब देखो हमने प्रोडक्शन कर ली, अब प्रोडक्शन कहाँ करेंगे? अब ये भी तो ज़रूरी है बिजनेस के लिए चेक करना। तो बिजनेस क्या करेगा? ऑल बिजनेस नीडेड सुटेबल लोकेशन। हर एक बिजनेस को एक सुटेबल लोकेशन चाहिए फॉर प्रॉफिटेबल टू द बिजनेस, जो प्रॉफिटेबल हो बिजनेस के लिए, एंड टू बी एबल टू सर्विसेज सर्वाइव हैज वेल हैज ग्रो एंड डेवलप। जो क्या कर सके? वो वहाँ पर डेवलप भी कर सके, ग्रो भी कर सके। अब हर कोई ऑर्गेनाइजेशन यही चाहती है कि वो क्या करे? ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मैक्सिमाइज करे, अपने रिटर्न्स को बढ़ाए। तो वो कैसे कर सकती है? वो अपनी प्रोडक्शन को, अपनी जो कंपनी है उसको ऐसी जगह पे लोकेट करे ताकि वहाँ से वो जो उसने प्रोडक्ट बनाया उसको ट्रांसपोर्ट ईजिली कर सके। अगर ट्रांसपोर्ट इजीली कर सके और इजीली कस्टमर्स तक पहुंच जाए। मार्केट के अंदर होना चाहिए। अगर मार्केट के अंदर होगा तो जहाँ वहाँ पे ट्रांसपोर्ट के पैसे कम लगेंगे, वेयर हाउसिंग के पैसे कम लगेंगे। तो इस वजह से ऐसी लोकेशन देखना जो क्या हो, वहाँ पर कंपनी ग्रो भी कर सके, डेवलप भी कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सके? प्रॉफिट भी मैक्सिमाइज कर सके। तो लोकेशन भी क्या करती है? एक इम्पोर्टेंट एक्सपेक्ट है, और ये भी हमारी सप्लाई चेन के ऊपर अपना क्या करती है? इम्पैक्ट डालती है। अब आता है सुटेबल लोकेशन well connected and very close to the source of essential resources of production। तो अब प्रोडक्शन की लोकेशन कहाँ होनी चाहिए? ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ पर उसे रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल हो सके। अगर उसको रॉ मटेरियल मिल ही नहीं रहा जल्दी से वहाँ उस प्रोडक्शन जहाँ उसने अपना जो रॉ मटेरियल है वो इसलिए अवेलेबल हो ही नहीं रहा, तो ऐसी कंडीशन में उसका जो प्रोडक्शन है वो रुक जाएगा। प्रोडक्शन रुकेगा तो उसको आगे सप्लाई नहीं कर पाएगा, सप्लाई नहीं कर पाएगा तो प्रोडक्ट एंड कस्टमर तक नहीं पहुंच पाएगा, जिससे वो कंपनी क्या नहीं कर सकती? प्रॉफिट्स को अपने अचीव नहीं कर सकती, अपने गोल्स को, अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव नहीं कर सकती। तो इसके लिए लोकेशन भी क्या करती है? सप्लाई चेन के ऊपर ग्रेटर इम्पैक्ट डालती है, और बिजनेस के ऊपर भी क्या करती है? ग्रेटर इम्पैक्ट डालती है अपना। तो लोकेशन को भी जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन है उसे क्या करके देखना चाहिए? अपने ध्यान में रखते हुए उस लोकेशन को भी अपने ध्यान में रखना चाहिए। अब नेक्स्ट आता है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है कि अपने गुड्स को किस मोड से पहुंचाएंगे? रेलवे, ट्रक्स या फिर एयरलाइंस के थ्रू, किस वे से हम अपने प्रोडक्ट्स को सप्लायर से हम अपने एंड कस्टमर तक देते हैं। तो वो आती है हमारे ट्रांसपोर्ट के अंदर। तो इट इन्वॉल्व्स द कोऑर्डिनेशन, द रिसिप्ट ऑफ ऑर्डर्स फ्रॉम कस्टमर्स एंड डेवलपिंग ए नेटवर्क ऑफ वेयर हाउसेज, और वेयर हाउसेज का एक नेटवर्क को डेवलप करना, ट्रांसपोर्टिंग प्रोडक्ट थ्रू कैरियर्स टू कस्टमर एंड सेटिंग अप ए इनवॉइस सिस्टम टू रिसीव पेमेंट्स। अब देखो ट्रांसपोर्टेशन क्या करती है? इन्वॉल्व करती है कोऑर्डिनेशन ऑफ द रिसिप्ट ऑफ ऑर्डर। अब कस्टमर है, कस्टमर को जैसे ही ऑर्डर रिसीव होगा तो उसे एक रिसिप्ट देते हैं ना, एक बिल बना के देते हैं, तो वो रिसिप्ट ऑफ ऑर्डर हो गई। डेवलपिंग ए नेटवर्क, जो क्या करता है? डेवलप करता है नेटवर्क ऑफ वेयर हाउसेज को। अब जो भी प्रोडक्ट है कंपनी मैन्युफैक्चर कर लेती है, मैन्युफैक्चर करने के बाद उसे कहाँ रखती है? वेयर हाउसेज के अंदर रखती है। और जैसे ही ऑर्डर्स आते हैं वो उन ऑर्डर्स को कहाँ से फुलफिल करवाती है? डिस्ट्रीब्यूटर को अपने वेयर हाउसेज से। तो वेयर हाउसेज से तो अगर वो अवेलेबल करवाएगी तो वो क्या करता है? SCM डेवलप करेगा एक नेटवर्क कस्टमर्स और वेयर हाउसेज के बीच में, जहाँ से अब वेयर हाउसेज से क्या होंगे? ट्रांसपोर्टिंग होंगे प्रोडक्ट थ्रू कैरियर्स। अब जो ट्रांसपोर्टिंग होंगे प्रोडक्ट वो किसके थ्रू होंगे? कैरियर कंपनी के थ्रू होंगे। कहाँ तक पहुंचेंगे वो प्रोडक्ट? कस्टमर तक। एंड सेटिंग अप एन इनवॉइस सिस्टम, और ये क्या करता है? ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम एक इनवॉइस सिस्टम भी सेटअप करता है, जिसके अंदर क्या होगा? हम रिसीव पेमेंट का सिस्टम होगा। मतलब अब हमने प्रोडक्ट तो कस्टमर को दे दिया, उसे रिसिप्ट भी मिल गई, लेकिन अब पेमेंट वो किस वे से करेगा? कैश के थ्रू करेगा, ऑनलाइन के थ्रू करेगा, या फिर क्रेडिट पे वो प्रोडक्ट लेना पसंद करता है और कंपनी उसे क्रेडिट पे दे रही है या नहीं। तो एक इनवॉइस सिस्टम भी हम तैयार करके रखते हैं। एनी बिजनेस विच पेज अटेंशन टू द कंपोनेंट एंड टेक्स गुड केयर ऑफ विल बेनिफिट फ्रॉम द प्रोडक्शन। अगर कोई भी बिजनेस अगर इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देता है, इस कंपोनेंट के ऊपर, स्टेज के ऊपर, देन क्या कर सकते हैं? वो गुड्स की टेक केयर अच्छे से कर सकता है, जिसकी वजह से उसकी प्रोडक्शन को क्या मिलेगा? बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि अगर हम वेयर हाउसेज के अंदर अपने प्रोडक्ट्स को रख रहे हैं
तो हमें उसको ध्यान से रखना चाहिए प्रोडक्ट को, क्योंकि अगर प्रोडक्ट को ध्यान से नहीं रखेंगे तो वो अंदर से टूट फूट भी सकता है, कोई भी कस्टमर उसको लेना पसंद नहीं करेगा फिर। तो वेयर हाउसेज पे या ट्रांसपोर्ट करते हुए उसके अंदर टूट फूट आ जाती है, कुछ मतलब डैमेज हो जाता है प्रोडक्ट के अंदर, तो कोई भी कस्टमर उसको लेकर के बेनिफिट नहीं होगा। अगर इससे कस्टमर की सेटिस्फेक्शन भी क्या होगी, कम होगी। तो अब कोई भी बिजनेस है उसे क्या करना चाहिए, पे अटेंशन टू द कंपोनेंट, इस कंपोनेंट के ऊपर अटेंशन देना चाहिए एंड टेक गुड केयर ऑफ इट, और गुड्स की केयर करनी चाहिए। विल बेनिफिट फॉर द प्रोडक्शन, तो किसके लिए बेनिफिट होगा, प्रोडक्शन लेवल के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, और फिर गुड्स ऑन टाइम, और इसकी वजह से क्या होगी, गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन भी टाइम पे हो जाएगी, और जो कंपनी है उसको क्या होगा, प्रॉफिट्स ज़्यादा से ज़्यादा अचीव होंगे और कॉस्ट क्या होगी, कम भी होगी। अब नेक्स्ट आता है रिटर्न ऑफ गुड्स। अब कस्टमर को अगर प्रोडक्ट मिल जाता है, बाई चांस वो प्रोडक्ट डैमेज है, या कस्टमर ने उस प्रोडक्ट को तब ऑर्डर किया था, डिलीवरी लेट होने की वजह से कस्टमर ने क्या कर लिया, कहीं और से उस प्रोडक्ट को परचेज कर लिया, तो ऐसी कंडीशंस में कस्टमर क्या चाहेगा, अपने उस प्रोडक्ट, जो उसके पास प्रोडक्ट आया उस प्रोडक्ट को वापस देना चाहेगा। तो रिटर्न ऑफ गुड्स, दिस कंपोनेंट रेफर टू द रिवर्स ऑफ फ्लो ऑफ गुड्स। तो इस कंपोनेंट का रेफर क्या है, रिवर्स फ्लो, मतलब अभी हम सप्लायर क्या कर रहा था, गुड्स को एंड कस्टमर तक दे रहा था, सप्लाई कर रहा था, लेकिन अब एंड कस्टमर सप्लायर को उस प्रोडक्ट को क्या कर रहा है, वापस कर रहा है, तो ये क्या हो गया, रिवर्स फ्लो हो गया ऑफ गुड्स फ्रॉम कस्टमर बैक टू प्रोड्यूसर, जो कहाँ से जाएगा, कस्टमर से प्रोड्यूसर तक जाएगा। इट इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग अ नेटवर्क, ये क्या करता है, नेटवर्क को क्रिएट करता है फॉर रिसीविंग डिफेक्टिव एंड एक्सेस प्रोडक्ट्स बैक फ्रॉम कस्टमर्स। ये इन्वॉल्व करता है किसको, एक ऐसे नेटवर्क को, अगर हम कोई कस्टमर को रिसीव हुआ प्रोडक्ट जो कि डिफेक्टिव है एंड एक्सेस प्रोडक्ट बैक फ्रॉम कस्टमर्स। अगर कई बार ऐसा होता है कि ऑनलाइन सिस्टम के अंदर कि हम प्रोडक्ट तो हमने एक ऑर्डर किया, लेकिन बाय चांस हमारे पास 2 प्रोडक्ट आ जाते हैं, तो ऐसी कंडीशन में अगर उसके पास कोई एक्सेस प्रोडक्ट आ गया तो तब भी कस्टमर क्या चाहेगा, उसे वापस देना चाहता है। तो ऐसी कंडीशन में रिटर्न ऑफ गुड्स का क्या रहता है, रिवर्स फ्लो रहता है। तो इन प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करने के लिए हमारी सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या करती है, हेल्पफुल रहती है। तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट को अपना इस तरह से मैनेज करना ताकि हमारी कॉस्ट भी कम हो, प्रॉफिट भी मैक्सिमाइज हो, हर एक एक्टिविटीज़ को मैनेज करके चलना ही क्या कहलाता है, हमारा सप्लाई चेन मैनेजमेंट। अब इसके कुछ और कंपोनेंट्स भी हैं, अदर कंपोनेंट्स। अब कस्टमर है, उसने गुड्स को रिटर्न किया, तो कस्टमर सर्विस मैनेजमेंट के ऊपर भी हमारा सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या करता है, ध्यान देता है। तो इसके अंदर क्या आएगा, कस्टमर सर्विस मैनेजमेंट, कस्टमर के साथ अपने रिलेशनशिप। अब हर ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि वो अपने कस्टमर के साथ अच्छे रिलेशनशिप बनाए, क्योंकि अगर कस्टमर के साथ अच्छे रिलेशनशिप होंगे तभी तो कंपनी ग्रो करेगी, तभी तो डेवलप करेगी। तो ऐसे में उसके कस्टमर के साथ अच्छे रिलेशनशिप होने चाहिए। तो ऐसे में क्या करता है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के ऊपर भी ध्यान देता है। इसके अंदर क्या होगा, कस्टमर की फीडबैक कैसी है उस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, तो फीडबैक फॉर्म होते हैं, ऑर्डर टेकिंग, ऑर्डर फुलफिलमेंट, ऑर्डर डिलीवरी, कलेक्शन ऑफ मनी एंड सो। बहुत सी एक्टिविटीज़ होती है। जैसे अब देखो, ऑर्डर जो भी कस्टमर उसने अगर प्रोडक्ट परचेज किया कंपनी का, तो उसको कैसा लगा वो प्रोडक्ट, हम फीडबैक देते हैं। ऑर्डर टेकिंग, हमें ऑर्डर मिल गया है, ऑर्डर की फुलफिलमेंट हो चुकी है, ऑर्डर की डिलीवरी हो चुकी है। ऑनलाइन सिस्टम के अंदर आजकल ये सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाई जाती है कि किस वजह से पेमेंट होनी है, किस वजह से नहीं होनी, कैसा फीडबैक है। बार बार हमसे यही चीज़ें पूछी जाती है। अगर आपने ऑनलाइन शॉपिंग तो आजकल हर कोई करता है, तो आपने भी ये चीज़ें देखी होंगी। तो ये सारी किसके अंदर इंक्लूड होती है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट के, कस्टमर सर्विसेज मैनेजमेंट के अंदर ये क्या होती है, इंक्लूड होती है। अब नेक्स्ट आता है हमारा प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड कमर्शलाइजेशन। प्रोडक्ट डेवलपमेंट, अब एक ही प्रोडक्ट जो कस्टमर यूज़ कर चुका है जिस प्रोडक्ट को, अब वही प्रोडक्ट थोड़ा ना वो बार बार हर साल यूज़ करता रहेगा। वो चाहता है उस प्रोडक्ट की क्वालिटी और बेटर हो, उसकी कॉस्ट और कम आए, उसकी जो प्रोडक्ट है उसमें कुछ ना कुछ न्यू हो, इनोवेट होते रहे प्रोडक्ट्स। तो इसके लिए क्या करते हैं, प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल के ऊपर भी ध्यान दिया जाता है। आजकल जो फैशन प्रोडक्ट्स हैं वो टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं, जिनकी वजह से उनकी जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है वो भी शॉर्ट होती रहती है। तो जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट, इसके अंदर हम किसके ऊपर ध्यान देती है, जो मैन्युफैक्चरर है, प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल के ऊपर, प्रोडक्ट डाटा मैनेजमेंट के ऊपर, प्रोडक्ट लाइन डेवलपमेंट के ऊपर, प्रोडक्ट लॉन्च एंड प्रोडक्ट सप्लाई, इन सब चीज़ों के ऊपर क्या करती रहती है, ध्यान देती रहती है। ये सब हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये सारे पॉइंट्स आप आगे जब मैं वीडियोस बनाऊंगी उनके अंदर आप पढ़ेंगे कि ये होते क्या हैं। नेक्स्ट आता है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, मैन्युफैक्चरिंग, सपोर्ट एंड प्रोक्यूरमेंट। कि अब हमने इतना सब कुछ पढ़ा सप्लाई चेन मैनेजमेंट के बारे में। अब फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कैसे हम प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं,
कैसे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होती है, कैसे उसके प्रोक्योर किए जाते हैं मैन्युफैक्चरिंग के लिए रॉ मटेरियल को, इसमें वो सारी एक्टिविटीज़ इंक्लूड होती हैं। तो इसके अंदर हमारा ERP यानी इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग क्या होता है? एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो हमारी इन्वेंट्री को मैनेज करके चलता है, जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसको मैनेज करके चलता है। इसके अंदर हमारे सारी जो भी कंपनी की इन्वेंट्री से रिलेटेड, इंफॉर्मेशन से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है ना, वो सारी उसके अंदर ना राइट डाउन की जाती है। उससे हमें क्या पता चलता है कि इन्वेंट्री एक्सेस है या कम ज़्यादा है, इन सब से हमें पता लगता रहता है इंटरप्राइज। तो ये ग्रेटर इम्पैक्ट डालता है। तो इसके लिए हम इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग को, वेयर हाउस मैनेजमेंट को, अब वेयर हाउस मैनेजमेंट तो आपको पता ही है, वेयर हाउस को मैनेज करके चलना ही वेयर हाउस मैनेजमेंट कहलाता है। और हमारा जो मटेरियल मैनेजमेंट है, मैन्युफैक्चरिंग प्लानिंग है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, ये सारे इसके अंदर क्या होते हैं? इंक्लूड होते हैं। आई थिंक आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।